एसटीएन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर दिन एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ साहित्यकार श्री किशन जी वर्मा हैं। हम इनसे साहित्य से संबंधित जुड़ी कई जानकारियां जानेंगे और इनकी पसंदीदा कविताएं भी हम सुनेंगे। हाड़ौती के सुपरिचित कवि श्री किशन जी वर्मा हमारे साथ मौजूद है। श्री किशन जी वर्मा से हम इनके साहित्य से जुड़ी कई बातें जानेंगे। साथ ही इनकी जो पहचान है वो एक दलित लेखक के रूप में आज पहचानी जा रही है। इन्होंने दलितों के लिए कई ऐसी काव्य लिखे जो आज जग जाहिर हैं। श्री किशन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब, सबको नमस्कार मेरा। किशन वर्मा जी, हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप कहाँ से, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आपका रुझान साहित्य की ओर कैसे बढ़ा? मैं मूल रूप से रहने वाला कामखेड़ा जिला झालावाड़ का हूँ और जब मेरी उम्र 7-8 साल की थी तभी हमने गांव छोड़ दिया था। मैं बहुत गरीब घर से निकला हुआ हूँ और ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी की इतनी हैसियत नहीं थी कि मेरे को पढ़ा सकें। उनका एक सपना था कि मैं 5वीं तक पढूं और जब मैं 5वीं में था तभी उनका देहांत हो गया। और बाद में जो मेरे बड़े भाई साहब, उनका इच्छा थी कि भाई कि मैं इनको 8वीं तक पढ़ा सकता हूँ, यही मेरी हैसियत है। लेकिन मैंने खुद फिर मेहनत मजदूरी करके आगे यानी 3rd ईयर तक मैंने पढ़ाई की। 3rd ईयर में पास नहीं कर सका। मैथमेटिक्स के अंदर में, साइंस के अंदर था मेरा रुझान सारा ही, और इस तरह से मैं 2nd ईयर पास हो सका, 3rd ईयर पास नहीं कर सका। बाद में ट्रेनिंग में चला गया नर्सिंग के अंदर और 79 में मेरी नर्सिंग पूरी हुई और बीकानेर के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई पहली। साहित्य की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? आप सरकारी मुलाजिम में थे, सरकारी नौकरी आप करते थे, लेकिन साहित्य की तरफ रुझान कैसे बढ़ा आपका? देखो कि शुरू में क्या हुआ कि मेरे पिताजी ढोलक मास्टर थे, तो मंदिरों के ऊपर भजन गाने के लिए उनके साथ चल जाया करता था। तो ये संगीत के अंदर मेरा रुझान तो था लेकिन साहित्य के अंदर नहीं था। और मैं लोगों से कहता भी हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती है जो ईश्वरीय देन होती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि ये अचानक ही एक तरह से भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की कि 13 दिसंबर सन 1985 को मुझे महसूस हुआ इस तरह से कि जैसे मेरे से कोई कह रहा हो कि आप कुछ लिखो। और मेरे कुछ साथी थे वहीं सामने बैठे हुए थे, मैंने उनसे ये भी बात कहा, मैंने यार इस तरह से मेरे को अनुभूति हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप लिखते क्यों नहीं, पर लिखना चाहिए आपको अगर ऐसी बात है। तो मैं 13 दिसंबर सन 1985 से लिखना चालू किया और अभी तक अविरल लिख ही रहा हूँ मैं अब तक। इस तरह से मेरा ये लेखन का कार्य चालू हुआ है। किशन जी, ये जो रुझान था आपका, जी, तो किस रूढ़ी की तरफ आपने मन करके मतलब इसको शुरू किया? नहीं, मेरा कोई रूढ़ी वाला कोई मामला नहीं था शुरू के अंदर। तो एक्चुअल क्या कि मेरा सोच नहीं था कि जिस तरह से माँ सरस्वती ने मेरे ऊपर कृपा की उस तरह से मेरे से ये चीज़ जा भी सकती है। इसलिए जितना लिख सको उतना लिखो। और मैंने क्या कंटिन्यू हर विधा को पर लिखने की कोशिश करी उस पीरियड के अंदर। तो इसमें क्या है कि ये बाद में जैसे दलित विमर्शकार, ये तो सन 1990 के आसपास मैंने लिखना चालू किया। उसके पहले मैंने छुटपुट कविताएं लिखी, मंचों के ऊपर भी गया हूँ, मंचों पे भी चल रहा। लेकिन मेडिकल में होने की वजह से मैं ज़्यादा टाइम मंचों पर नहीं दे सका। किशन जी, आप सरकारी सर्विस में होते हुए इतना समय कैसे निकाल पाते थे कि एक साहित्य की तरफ आपका बराबर रुख रहा लिखने के लिए? अब ये तो क्या कि मैं बता रहा हूँ ना आपको, गोल्ड गिफ्ट मान लो आपको। एक ऐसा रुझान, एक ऐसा शौक लगा कि मेरे को क्या कि किताबें पढ़ने का तो शुरू से ये रहा
ये अभी का नहीं, जब मैं छोटा सा था और जब मजदूरी करता था तभी मेरे को किताब पढ़ने का मेरे का शौक़ रहता था और मैं किताबें खरीद करके उन किताबों को भी पढ़ा करता था। इसलिए साहित्य के अंदर रुचि तो मेरी पढ़ने पढ़ाने की तो पहले से भी थी मेरी। किशन जी, आपने कई काव्य लिखे, जी जी, जो कई सुप्रसिद्ध भी हुए जी। तो कौन कौन सी आपने काव्य की रचना की? देखो, शुरू का जो मैंने पहली किताब जो आई है 2003 के अंदर नेमीचंद आई, जो दलित विमर्श को पर मैंने लिखा जी। और उसके बाद 2006 के अंदर नई पहचान बनानी हो गई, काव्य संग्रह आया, आंगना की तुलसी आई, झांसी की झलकारी आई। एक यह जो झलकारी थी ये माँ रानी लक्ष्मीबाई की, यहाँ पर यानी उनकी देख रेख के अंदर उन्होंने शिक्षा दीक्षा, सैनिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और अपने राजस्थान के अंदर जलकारी के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन मैंने इसको टॉपिक मान करके इसको पर खंड काव्य लिखा। तो इस तरह हमारी करीब 3-4 किताबें 2013 तक आई और उसके बाद में फिर मैंने महाकाव्यों की रचना की। झांसी की जलकारी है, इसमें आपने क्या दर्शाने की कोशिश की, मतलब जनता को क्या परोसने का? झांसी की जलकारी देखा जाए तो क्योंकि ये दलित नायिका थी जो लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उनके साथ पूरा कंधे से कंधे मिला करके काम किया उन्होंने। और जब लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ, जैसा कि अपन कहते हैं कि साहब उनका देहांत हुआ, लेकिन उसी पीरियड में क्योंकि इनकी शक्ल लक्ष्मीबाई से मिलती जुलती थी इसलिए ये उनके सेनापति थी। और जब ऐसा संकट आया तो लक्ष्मीबाई की जान बचाने के लिए उनको तो इन्होंने कालपी के रास्ते युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया और खुद लक्ष्मीबाई बन करके अपना बलिदान दिया इन्होंने, अंग्रेजों से लड़ाई करी पूरी। जो नेमीचंद जो काव्य था आपका हाड़ौती भाषा में, जी जी जी, वो एक अलग ही पहचान उसने दिलाई। उसका नेमीचंद जो शीर्षक है, जी जी, उसका क्या महत्व है, मतलब लोग किस तरह उसे जानने लगे? देखो, इस बारे के अंदर मेरे से प्रेम ने पूछा था कि भाई ये जो नेमीचंद है ये तो क्या कि बाणी ब्राह्मणों के अंदर नाम रखा जाता है, आपने नेमीचंद ही क्यों रखा? तो मैंने उनसे एक ही बात कहा कि भाई अब तो हम आज़ाद हो गए और आज़ाद होने के बाद में हमारी मर्जी ये नाम रख सकते हैं। और ये कोई बंदिश थोड़े कि यानी बाणे और ब्राह्मणों के अंदर ही नाम रखा जाए, कोई भी आदमी रख सकता है। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से ऐसे नाम लिख लिया, रख लिया नाम। इसमें क्या आपने परोसने की कोशिश? देखो, इसमें क्या है कि ये दलित वर्ग शुरू से ही यानी प्रताड़ित होता आ रहा था। आज़ादी के पहले गांव के अंदर देखो, शहरों के अंदर देखो, तो इनको के लोग बाग जितने यानी बड़ी हीन भावना से देखते थे। मजदूर तबके के लोग, गरीब आदमी थे, तो इन लोगों से जो भी उस जमाने के अंदर जो अत्याचार हुए हैं वो सारी मैंने इसमें दर्शाने की कोशिश की है नेमीचंद के अंदर। और ये मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर पहली मेरी कृति थी जो मैंने अपने राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी और दलित विमर्श के अंदर पहली किताब थी ये, जो राजस्थान के अंदर यह स्वतंत्र भारत के बाद में आई है। किशन जी, आप बहुत गरीब स्थिति से आपने पढ़ाई की और आपने जो शिक्षा ग्रहण करी। जी जी जी। तो आपने उस समय एक कविता लिखी थी जी, 10 बाई 10 के कमरे में, इस तरह की कोई रचना थी। जी 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 जी। वो रचना आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, क्योंकि शुरू में जो मैंने कुछ रचनाएं लिखी जिसमें 10 बाई 10 का कमरा, आंगना की तुलसी है, ये भंवरा है, ये इस तरह के, लेकिन ये जो 10 बाई 10 का कमरा है ये उस वक़्त यानी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि आज की अपेक्षा जो यानी आज जितनी जो महंगाई है तो ये महंगाई का देखो और उस ज़माने की महंगाई देखो कि ना, आदमी का यानी 2 रुपया रोज़ तो उसकी मजदूरी, कूली को 1.5 रुपया। और ऐसी स्थिति के अंदर यानी वो 2 रुपये भी उसको यानी बड़े ये लगते थे साहब कि उसके अंदर जो सामान जो आते थे तो वो भी उसको बड़ा यानी ऐसा महसूस होता था क्या कि जैसे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उसी पीरियड के अंदर ये मैंने ये रचना 10 बाई 10 का जो लिखी थी वो मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए आप इसमें कि हड़ा बोल हो गयो महंगाई दन दन बढ़ती जावे,
अरे घी बाबा के मोल दूध में छू छू पानी आवे। और लहसुन तेल मरचा दाला की थाने कहीं बताऊं, यो महंगो यो बड़ी तो बासी खाकर काम चलाऊं। माई बाप छोरा छोरी गया आया कशा भुलाऊं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने कशा। अब मजबूर है देखो कि यानी वो गरीब आदमी कहीं कहीं कर सके, अतना पैसा के लिए सारी जिम्मेदारियों को कंधा को ऊपर है। पंक्ति देखो आप, घरवाली का दन पूरा भाई को ब्याह अलग छे, अरे पाका पान डोकरा का 70 में माँ को पग छे। और घारी बीमारी दुनियादारी की पूंजी लागी, और जलवा जोत जड़ूलिया को भाया के भारी अलग छे। तो एक डक्यो तो एक उगाड़ो कुण कुण ने समझाऊं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा नहीं कशा सुलामूं, 10 बाई 10 का कमरा में। और जब कोई के जो बच्चे जवान हो जाओ और कांच नेरे के बाद लाग जाओ, मांग पट्टी पहाड़ पर लाग जाओ, तो माँ बाप समझ जाओ कि बेटी की शादी करने चाहो। पंक्ति दे कि मैंने खुश से करी। देखो आप, आमद 5 खर्च 10 बेटी कांच निरखबा लागी, और 16 पार बसंत 17वां की पगडंडी आगी। और माउट की बोछारा पाड़ोशा की डसबा लागी, और सूटा देख रुखाड़ा की तस भूख नींद सब भागी। पर प्यासों को चढ़ सडाई जो भर्यो कहाँ सुलामूं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने कशा सुलामूं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने कशा। और आप ये देखो कि घर के अंदर अगर भगवान न करे और मरण मौत हो जाओ गरीब आदमी का, तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो जो एक रूढ़ीवादी चाल रही कि साहब कि इनको नुक तो करो, इनको काट तो करो, तो आदमी तो स्वयं मरे फिर उनके अंदर मर जाओ उनके अंदर। तो यही एक ऐसी चीज़ भी हमारे सामने आई कि जब वो स्टोर के अंदर जो, और वहाँ का एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी था श्री किशन जी हमारे नाम से, वहाँ का पिताजी रूस करके चल गया, पर 15 साल तक में आया कोई न। तो वहाँ का समाज वाला ने उनको ऊपर इतना जवाब यानी दबाव डालियो कि भैया का तारा पिताजी तो मर गया और तार ताई को नुकतो करनी पड़ेगा। और वो आदमी ने साहब का गरीब आदमी होता है अभी 7 बोरी शक्कर वो आदमी से गड़वाई और उनको नकतो यानी नुकतो करवायो। ये देखो तो वो आदमी की कई हालत हुई होगी। तो देखो पंक्ति दे रही हूँ, भाई सगा बतलावे आंगा हरिद्वार ले जाजे, और 7 जात गांव की गंगा जल गंगोज झिमाजे। और ठाकुर जी की कथा बावलिया धूमधाम करवाजे, और धर्म कर्म कर मरत लोक सो भव सागर तर जाजे। पर घर धरती तो गहने पहली वाने कशा बताऊं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा ने कशा सुलाऊं। और परेशानी यही कोई ना, परेशानी ये भी देखो आप कि बेटा बेटी का ताई बड़ी मुश्किल से तो गरीब आदमी पढ़ा हो, और अगर उनकी नौकरी न लागे तो वो ताई कतनो खटक तो होगो। अंतिम पंक्ति देखो आप कि परस बरोबर बेटो इतनो बड़ो मसो ऊँचो हो गयो, परस बरोबर बेटो रोजगार के बना तरस गयो। और भरी जवानी में चिंता सू बाबू जिशा दरस गयो, और काल पर्यो की बात से टकर बादल जिशा गरस गयो। यो सावण सूखो मारो मन भादव के जिशा बरस गयो। ये कांधा झुक गया पे बंद कब तक चपकाऊं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा नहीं कशा सुलाऊं, 10 बाई 10 का कमरा में सारा नहीं कशा सुलाऊं। हड़ा बोल हो गयो महंगाई धन धन बढ़ती जावे, और घी बाबा के मोल दूध में छो छो पानी आवे, घी बाबा के मोल दूध में छो छो पानी आवे। वाह किशन जी, बहुत सुंदर रचना। जी 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 किशन जी, आपने कई काव्य लिखे जी जी, और इनको आपको कई जगह सम्मान मिला, कहाँ का आपको सम्मान मिला है? देखो सम्मान तो विषय दर्जनों मिल चुका जी। जिनमें आर्यव्रत का सृजन साहित्य, सारंग साहित्य, इनके अलावा नेम प्रकाशन डे जो कि महारत नारी जी की कलयुग यात्रा मन महाकाव्य लिखे हो, तो वो एक भक्ति काव्य के रूप में नागौर के अंदर ये पुरस्कार सम्मान मरताई नेम प्रकाशन डे की तरफ से वहाँ पर मिलियो। इनके अलावा भी गिरधारी लाल जी मालूम स्मृति जो राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान अंता में
वो प्राप्त हुई हमारा ताई। और केसरी सिंह भारत के ऊपर मैंने महाकाव्य लिखो, क्रांतिवीर केसरी केर केसरी। तो केसरी सिंह भारत ट्रस्ट के द्वारा शाहपुरा के अंदर हमारे ताई पुरस्कार सम्मान वो मिलियो। इनके अलावा अब 12 अक्टूबर के अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी कर रहे हैं विशिष्ट साहित्य सम्मान 51,000 को, जो अभी चूरू के अंदर अक्टूबर के अंदर हमारे ताई मिलियो। और अभी 21 तारीख के अंदर एक पुरस्कार सम्मान आदित्य रत्न को बूढ़ा दीद के अंदर मिलवा लो जी। किशन जी, ये जो काव्य की यात्रा है जी जी, ये क्या ये आपकी अनवरत चलती रहेगी? अब तक तो देखो जहाँ तक सरस्वती माँ की मेहरबानी रहेगी वहाँ तक तो चलती रहेगी, क्योंकि मैं खुद भी लिखने के बाद मैंने महसूस हो जाए जिसे मैंने नहीं लिखा कोई लिखवाया गया जी हमारे ताई। तो अब तक हमारा करीब 6 महाकाव्य में लिख चुके हो जी। मैं 5 तो हमारा प्रिंट हो गया और 6ठो बुद्धायन अब प्रिंट होगा के लिए जा रही है। इनके अलावा भी मैंने हिंदी की हमारी 4 पुस्तकें आ चुकी है। अभी लेटेस्ट अभी प्रेस के अंदर कोरोना को कह मैंने अभी हिंदी की जो बार कोरोना हो उनके ऊपर एक काव्य खंड काव्य लिखी है, वो प्रेस के अंदर है। इनके अलावा एक यादों के झरों कैसा हिंदी की है, नेमीचंद को हिंदी रूपांतरण है। और इनके अलावा भी एक झांसी की जलकारी है भी हिंदी की है। तो ऐसा करके हमारी करीब 16 किताबें, जिसमें से 15 तो हमारी प्रिंट हो चुकी है। तो ये चलती रहेगी जहाँ तक सरस्वती माँ की मेहरबानी रहेगी हमारे ऊपर। किशन जी, ये आज जो साहित्य लिखा जा रहा है जी जी, तो कई जगह देखा हमने, आप भी देखते हो जी। मैं एक साहित्य मंचों की बात कर रहा हूँ जी जी, तो आप कवि सम्मेलन के दो फोड़ता परोसी जाती है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखो आजकल का जितना जो नया जो लिख रहा है ना, वहाँ के ताई चाहो कि अच्छो साहित्य जनता का ताई दे, तो जो अच्छो साहित्य होगा कोई कालजे होगा। फोड़ता तो आ रही है तो मैं मान करके चालू छूँ, लेकिन उनके बावजूद भी इतना बहुत से बड़े बड़े साहित्यकार हुए आज जाना इस चीज़ की मर्यादा का ताई बना कर रखानी चाहिए। जैसे दुर्गादान सिंह जी गोड, मुकुटमणि राज जी हैं, विश्वामित्र दादी से प्रेम जी अपने प्रेम शास्त्री के, विष्णु विश्वास है, बहुत से ऐसा का नाव जाना अपने गरिमा बना कर रखानी चाहिए। तो पूर्ण साहित्य की कोई ज़्यादा कोई उम्र कोई ना, वो भले अपना मन के ताई सराह लेगा वो, तो वहाँ की जो गिनती सिर्फ मंचना जानी चाहिए, उनके बाद में फिर वहाँ का कोई वक्त से कोई ना, यानी साहित्य तो वही जिंदा रहेगो, कालजे वही जिंदा रहेगो। जो आप अच्छो साहित्य लिखेगा, अच्छा साहित्य के ताई पब्लिक पसंद करे। किशन जी, आप जो साहित्य लिख रहे हो जी जी, इसमें खर्चा भी काफ़ी होता है क्या? फिर भी आप अपनी जेब से मतलब लगा कर और इतना साहित्य आप छपवा रहे हैं, तो इससे कुछ लाभ मिलता है? देखो ये तो मन यानी संतुष्टि वाली बात होगी, क्योंकि साहित्य लिखो आज की तारीख के अंदर तो घर फूंक कर तमाशा देख वाली बात होगी कि जब से यानी मोबाइल चले है ना, उनके बाद में साहित्य के पढ़ने के लोगों की जो रुचि है वो ख़त्म होती जा रही है। वो डायरेक्ट मोबाइल के अंदर यानी इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनको साहित्य से कोई लेना देना ही नहीं। अगर देखी जाए तो बहुत कम, यानी पहले की अपेक्षा इन मोबाइल की वजह से साहित्य को लोग कम पढ़ने लगे हैं। और इस चीज़ का हम सबों को दुख है कि हम साहित्य लिख तो रहे हैं, लेकिन वो जेब से पैसे खर्च करा करके उस चीज़ को हम प्रिंट करा रहे हैं, और हमारे को खाली एक मन की संतुष्टि है। उसके अलावा अगर ये इससे कोई हमको जो लाभ होने वाले कोई बात है तो वो तो इतना कम नज़र नहीं आ रहा मेरे को। किशन जी, साहित्य ऐसा माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जी जी जी, समाज को एक दिशा और दशा हाँ, दोनों दिखाता है जी। आज जो साहित्य कई जगह देखा गया उसमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती, क्योंकि साहित्य ऐसा था जो एक समाज को नई दिशा देके कुछ परिवर्तन लाता था। अपन इतिहास बड़ा पढ़ा है, तो आज ये ऐसे साहित्य की लिखने की जरूरत है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखो ये जिसे एक तो 2 तरह की धारा होगी, एक तो मंची धारा होगी जी, और एक दूसरी तरह की धारा है। तो जो मंची धारा हो तो क्या मंच के अनुसार ही यानी जनता को कुछ देना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं, हाँ, श्रोताओं को उसको ऊपर चलते हैं। और एक जो लिखित जो साहित्य जो आ रहा है
तो उसके अंदर आप ये देखो कि जैसे मैंने खुद ने लिखा, जैसे नारद जी की कलयुग यात्रा लिखी, तो उसके अंदर जितना भी जो हिंदुस्तान के अंदर उठा पटक हो रही है, क्या क्या चीज़ बन रही है, क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या सही हो रहा, तो इस तरह के मीरा के ऊपर जैसे मैंने लिखा, मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो मीरा का जो कृतित्व है, उनका व्यक्तित्व है, उसको उजागर करने की कोशिश की। इसी तरह से केका का प्रताप जो मैंने लिखा, तो उसके अंदर जो स्वतंत्रता की जो आंदोलन जो उन्होंने चलाया, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी अकबर से, तो वो उसको मैंने परोसने की कोशिश करी है। तो इस तरह से मेरे जैसे और भी लिखा रहे हैं, मुखर्जी हैं, उधर से दुर्गादान जी है, और भी लिख रहे हैं, जितन जी निर्मोही भी लिख रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अपने यहाँ हाड़ौती के अलावा भी जैसे इसमें देख लो आप मारवाड़ के अंदर, तो आपको सैकड़ों यानी राजस्थानी के अंदर दूसरे भी मिलेंगे जो यानी एक तरह से चेतना का काम कर रहे हैं, जागृति का काम कर रहे हैं। अच्छा यानी अच्छी यानी अच्छा साहित्य लोगों को मिले तो अच्छी, जैसे अपने आईदान सिंह भाटी हैं, कल्याण सिंह जैसे कहावत है, कोठारी साहब है, तो ऐसे क्या कहते बहुत से ऐसे पहाड़िया जी भी है, क्या कहते हैं पवन पहाड़िया जी हैं, गजादान जी, तो बहुत से ऐसे काफ़ी कुछ नाम हैं जो कि अच्छा साहित्य दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं और उसके जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है उसमें। किशन जी, आपने हाड़ौती भाषा राजस्थानी का भी उसमें पुटरा, जी जी, अब क्या हिंदी में भी साहित्य की तरफ रुझान है आपका? हाँ, मेरी हिंदी की 4 किताबें आ चुकी है जी। तो इसके अंदर एक तो संस्मरण है मेरे, यादों के झरोखे से, झांसी की झलकारी हिंदी के अंदर, नेमीचंद का भी हिंदी रूपांतरण है। इसके अलावा भी ये जो कोरोना का कहर आ रहा मेरा, ये भी हिंदी के अंदर ही है। कब तक आ जाएगा कोरोना का कहर? ये 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा वैसे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा छप करके। ये जो आपने दलित काव्य के रूप में जो एक पहचान दी, जी जी झांसी जी की झलकारी, जी जी जी, 1-2 छंद आप सुनाए हमारे दर्शकों को। हाँ, झांसी की झलकारी का मैंने आपको पहले भी ये निवेदन किया कि ये सेनापति थी लक्ष्मीबाई की, और दोनों की शक्ल एक जैसे मिलती जुलती थी, इसलिए उन्होंने क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर बहुत खुल करके काम किया। और कुछ पंक्ति ये पद है आत्मजलकारी के ऊपर 4 पंक्तियाँ देखो आपके, पुण्य वही फलता है जो निस्वार्थ बीज बो जाता है, और मातृभूमि के चरण रक्त से वीर पुत्र हो जाता है, नहीं बुझे आंधी में ज्योति अमर जला कर जाता है, और रो पड़ती है भारत माँ जब कोई लाल खो जाता है, कि छलक गई कुर्बानियों पर आंखों की जल जारी थी, और आन बान पर मिटने वाली झांसी की झलकारी थी, आन बान पर मिटने वाली। गिरी चूड़ियाँ टूट खेत में, माथे बिंदिया सजी हुई, नव यौवन के कुमकुम चमके, हाथों मेहंदी रची हुई, पेंजनिया के घुंघरू टूटे, नच धरती पर पड़ी हुई, और तलवारें दे रही सलामी रूंढ हाथ ले खड़ी हुई, और लाशों की कोई जात नहीं उनसे पहचान हमारी थी, और आन बान पर मिटने वाली झांसी की झलकारी थी। ये देखो उसकी जो अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई उसके 1-2 बंद आप देखो, कि ऐसी मार मचाई महारानी झलकारी ने, किए हौसले पस्त दुष्ट के जोश भरी किलकारी ने, लक्ष्मीबाई समझ घेरना शुरू किया बदकारी ने, और बच न पाएगी रानी ऐलान किया अधिकारी ने, कि अग्रिम टुकड़ी नारी सेना कुर्ती लाल दुलारी थी, आन बान पर मिटने वाली झांसी की झलकारी थी, आन बान पर मिटने वाली झांसी की झलकारी। साहित्य का आपका एक अलग ही रुझान रहा। जी जी, और हाड़ौती में आपने एक अलग ही इसकी पहचान बनाई। जी जी, और जो हिंदी साहित्य आएगा जी, उसमें समाज का जो चित्रण है वो किस तरह आप परोसोगे? देखो जी, समाज को जागरूक करना, और समाज के अंदर जो भी रूढ़िवादियाँ या कुछ जो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको ऊपर यानी लेखन करके कटाक्ष करके जो जागरूक पैदा करना एक साहित्यकार का एक धर्म होता है। खाली किताबें लिखने से काम नहीं चलता है, लेकिन जनता को एक अच्छा संदेश देना भी साहित्यकार की जिम्मेदारी होती है। और इस तरह का मैंने काम किया है नारद जी की कलयुग यात्रा के अंदर। 1-2 बंद मैं आपको उनमें से आपके सामने परोसना चाहता हूँ। मैं नारद जी की कलयुग यात्रा में नई सोच कि सत्ता को मद सर चढ़े, बदे पाप को रूख,
लाजा मरती देख रही जनबहाड़ी कूख, जनबहाड़ी कूख पूत का धंधा काला, सामे आर्या कर्मा का कर्तव्य घोटाला, नारद बोलिया किशन भाईला हाली सत्ता, असी लागरी छूट हासू 40 सत्ता। सत्ता को पर दूसरा देखो, सपना घना सुहावना, सपना घना डरावना, नत के देखे कांच, और खड़ा रोंगटा बाजरो भूतकाल की जांच, भूतकाल की जांच जंद बोतल के बारक, डाकण भूत चुड़ैल साकड़ियाँ यहाँ के लाले, नारद बोलिया किशन भाईला आवे सपना, सत्ता छूटी जाए हाथ सो खावे सपना, सत्ता छूटी जाए हाथ सो खावे सपना। एक दो बंदा आप और इनका देखो, कैलाश धाम के ऊपर नारद जी जाओ छे और वहाँ जाए के बाद वहाँ का नज़ारा देखे छे वो भगवान भोलानाथ से मिलवा के लिए। तो वहाँ देखो कि मान सरोवर में हो गया कमल कुंज मनमान, और कमल नयन सु नर करया कमल पुंज भगवान, कमल प्रभु हरि आया जान के हर क्या गौरी गणेश। जब विष्णु जी शंकर जी से मिलवा जाओ उन भगत काशी, तो प्रभु हरि आया जान के हर क्या गौरी गणेश, कार्तिकेय नंदी समेत स्वागत में दरवेश, और सरदा नत मस्तक करे हिवड़े उपजे भाव, और दानव देवत समान सब रहा पलकां की छाँव, रे पलकां की छाँव भसम तन जटा जूट में, ओगढ़ दानी को रुत बोचे 4 खूंट में, हरि बोलिया सुन किशन छवि नरकू हरदासू, करूं वंदना गौरी शंकर की सरदासू। और जब वो बड़दावड़ सुनाओ छे भगवान शंकर की, तो विष्णु का मुँह से बड़दावड़ को कुछ छंद देखो आप तुम कि समदर्शी सद्भाव सनातन, निर्गुण ज्ञान गंगा गरी, देवों में महादेव दीन दुनिया का दाता शिवलहरी, और देवों में महादेव शिवा शिव माया का जाप करा, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय भक्ता हरदम जाप करा, आप बराजो अष्ट मूर्तियां में भय सर्व उग्र ईशान, भीम पशुपति नाथ रुद्र के महादेव भोला भगवान, भैरव अर्ध नारीश्वर दाता संत जना का चोपरी, देवों में महादेव दीन दुनिया का दाता शिवलहरी शिवलहरी। तो ई तरह से नारद जी की कलयुग यात्रा के अंदर नारद जी सब जगह भ्रमण करे छे, और हिंदुस्तान में कहीं कहीं चीज़ें हो रही, कहीं अच्छो और कहीं बुरो, वो सारी रिपोर्ट दे छे वो। किशन जी, ये साहित्य के क्षेत्र में आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? साहित्य के क्षेत्र के अंदर ये तो मैं पहले भी निवेदन कर चुके हो कि ये वार्ताएं एक तरह से अनुभूति हुई है, लेकिन फिर भी जहाँ लोगों ने वार्ताएं आंगली पकड़ के चलाव सिखाई, में प्रेम जी प्रेम है, अरविंद जी पुष्पालक है, ब्रजेंद्र जी कौशिक है, ये कुछ ऐसा बड़ा बड़ा नाम है। राधेश्याम जी मेहर जो कि दिवंगत हो चुका है ना, एक अरविंद पुष्पालक एक मित्र हुआ राजा वो है। और आज भी मुँह अपना ताई ये मानकर चालू चुका, मुँह अभी भी मैं एक विद्यार्थी हूँ, मारे सीखवा की ललक से मुँह ये नहीं कि वही का मैंने अतनामा काव्य या खंड काव्य लिख दिया तो मुँह बहुत बड़ा कवि हो गयो। आज भी मुझसे जो छोटाचार्य जो अच्छा साहित्यकार है मुँह से मदद ले तो रूँ वहाँ से पूछ तो रूँ छूँ, और ये और मुँह लोगों से भी कहूँ जो नया लिखा रहे वहाँ से ये कहो चाहूँ छूँ कि आप लोग भी साहित्य के बारे के अंदर अगर आप कहता ये महसूस हो कि यहाँ ये जगह मारता है किसी से पूछने सलाह लेनी चाहो तो लेनी चाहो, क्योंकि ये मतलब कोई ना कि आपने कुछ कविता लिख दी और आप बहुत बड़ा साहित्यकार, क्योंकि आदमी कभी भी पूर्ण साहित्यकार तो हो ही नहीं सके करे, उनके अंदर कान का कमियाँ रही है और उनके ताई पूछने बाद में कोई शर्म महसूस भी नहीं करनी चाहो करे। ये थे साहित्यकार श्री किशन जी वर्मा साहब, ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत नमस्कार।